हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फरीद चौधरी में। आज की क्लास में हम करेंगे EORO का टेस्ट नंबर कौन सा करेंगे? 5वां करेंगे। अभी तक हमने 4 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो 4 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप आज ही उनको ज़रूर देखें और इन टेस्ट से आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके एग्ज़ाम तक आपको जो मन में डर है कि कैसा एग्ज़ाम आएगा तो वो भी आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हमारा टेस्ट है वो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और USA के संविधान से उद्देशिका का विचार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USA के संविधान से भारत में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? कौन सा जिला प्राप्त नहीं करता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर है वो सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो धारा 16 के बारे में है और अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमने कल 1 से 10 धाराएं पढ़ी थी। तो आप 1 से 10 धाराएं हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे उनमें क्या है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। धारा 16 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO, इसके जो अधिकारी उसके कार्यों के बारे में हमें बताना है। तो हमें पहला तो ये हो गया कि धारा 16 में क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्य। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताने कि असत्य बताने कि कौन सा कार्य इनका नहीं होता। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनर्निरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा। समस्त निर्वाचकों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा और सभी कथन सत्य है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो सही तो ये तीनों है। समस्त निर्वाचन नामावली भी तैयार करेगा, उसका पुनर्निरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण भी करेगा, समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण भी करेगा, यानी जितने भी निर्वाचन होंगे वो सही से संचालन उनका हो रखा है ये भी वो तय करेगा और सभी कथन सत्य हैं ये नहीं। तो आपका जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं, यहाँ पे आएगा राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य करेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किससे पारित होना अनिवार्य है? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए कौन सा अनिवार्य होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो आपको ये बताना है कि भारत में एक नया राज्य सर्जित होता है यानी नया राज्य बनता है, उसकी सीमा का निर्धारण ये कौन सी धारा में दिया हुआ है, यानी कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया था? वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख। आपको हमारे एकीकरण में 7 चरण अच्छे से याद होने चाहिए, उनकी आपको तिथि यानी दिनांक याद होने चाहिए, साथ में भी उस कौन से चरण का राज प्रमुख कौन था, उद्घाटन किसने किया था और जो उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी बनी थी और वो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख की बात करें, महाराजा स्वाभिमान सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा लक्ष्मण सिंह और महाराजा भीम सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा स्वाभिमान सिंह है वो वृत्त राजस्थान के राज प्रमुख नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा है वो सुमेलित नहीं है? धारा 16 जिला निर्वाचन अधिकारी, धारा 17 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, धारा 11 नगर पालिका का निर्वाचन और धारा 18 पदावधि। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि धारा 16 है उसमें आता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी
ओ। तो आप में धारा 16 में तो ये हो जाएगा, तो ये आपकी सही नहीं है। धारा 17 की बात करें तो इसमें आता है जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीई और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो आपके 17 में क्या हो गया, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब आपने धारा 18 की बात करें तो इसमें पदावधि नहीं होगी। पदावधि हमने अच्छे से याद किया था कि पदावधि आती है हमारी धारा 7 में, धारा 7 में, तो ये नहीं होगा। और 18 में आपके क्या आता है, चुनाव के समय, चुनाव के समय जो कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं, चुनाव के समय यानी चुनाव होएगा उस समय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जैसे ज़्यादातर इसमें कौन से कर्मचारी आते हैं, टीचर्स आते हैं, शिक्षक आते हैं। ठीक है, तो धारा 18 में होता है कि जो चुनाव के लिए जो हमें कर्मचारी यानी आपको जो चाहिए वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, कौन आपको उपलब्ध करवाएगा, ये धारा 18 में दिया हुआ है। और धारा 19 में क्या दिया गया है कि जो आपके जो कर्मचारी होंगे राज्य सरकार जिन्हें उपलब्ध करवाएगी वो कर्मचारी है वो डेपुटेशन पर यानी प्रतिनियुक्ति समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति समझे जाएंगे। डेपुटेशन क्या होता है कि जिनकी जॉब तो कहीं और होती है और वो सेवाएं अपनी किसी दूसरी जगह देते हैं, यानी चुनाव में तो वो जो अपनी सेवाएं हैं वो अलग डिपार्टमेंट में देंगे ना, वही बात होगी। अगर हम एक ये भी बात हो सकती है कि जो ये कर्मचारी होंगे कौन से डिपार्टमेंट से होते हैं, अगर राज्य सरकार जिस डिपार्टमेंट से चाहे उसी से इन्हें नियुक्त कर सकती है, उसी से इन्हें प्रतिनियुक्ति दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें, अभी व्यवहार में देखें तो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो ये कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि धारा 18 में क्या होता है कि जो चुनाव के समय कर्मचारी उपलब्ध करवाना होता है वो धारा 18 में होता है, और 19 में ये होता है कि उन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर समझा जाएगा। तो बच गई आपकी धारा 11। धारा 11 में नगर पालिका का निर्वाचन, ये आपकी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? कौन सा विवाद था जिसमें अपने संविधान की मौलिक संरचना का भाग है वो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था? बेरूबारी विवाद, ए के गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद और केशवानंद भारती विवाद। तो ये तो आपको सभी को अच्छे से याद है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केशवानंद भारती विवाद है उसमें प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग है वो मान लिया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, रणखार रिजर्व स्थित है, कहाँ स्थित है? जालौर में, जोधपुर में, नागौर में और बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जालौर में। रणखार रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जालौर में स्थित है। हमारे राजस्थान में कितने रिजर्व है ये मैंने आपको डिटेल से बताया है, कौन सा नया घोषित हुआ है ये भी बताया है, क्योंकि और ये सारा है मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वर्तमान में राजस्थान में है, राजस्थान में कितने वो रिजर्व है वो शामिल हुए हैं, यानी कितने हैं अभी फिलहाल और कौन सा अभी नया बना है, तो ये कमेंट करके आप नीचे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नगरपालिका से संबंधित कानून नहीं है, कौन सा कानून है वो राजस्थान में नगरपालिका से संबंधित नहीं है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1996। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1996 है, राजस्थान में नगरपालिका से संबंधित नहीं है। उसके अलावा 1951, 1959 और 1994 ये तीनों के तीनों राजस्थान नगरपालिका से संबंधित कानून है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रदेश के सर्जन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है? तो संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। संसद कोई नए प्रदेश के सर्जन की उसके सीमा के निर्धारण की सारा अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। और ये किस बहुमत से पारित करती है? साधारण बहुमत से करती है। ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया था और आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि ये कौन से अनुच्छेद में, हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, जोबनेर और नाथद्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष की छुट्टी यानी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि जब अध्यक्ष है वो अनुपस्थित रहेगा अपने कार्यालय स्थल पर, तो जो उसके कार्य हैं उसकी शक्तियों का प्रयोग है वो कौन करेगा? उपाध्यक्ष, आयुक्त,
जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उपाध्यक्ष करेगा, ना तो आयुक्त करेगा, ना जिला कलेक्टर करेगा और ना ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम आगे बात करेंगे कि जब सदस्य छुट्टी पे होते हैं तो उनका जो कार्यभार है वो कौन करता है, अध्यक्ष होता है वो, तो वो किस हिसाब से करता है, वो सब हम आगे बातें करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। हमें ये बताना एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन और अखिल भारतीय सेवाएं और आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व होते हैं, एक तो आपका होएगा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं यानी 2, 3 और 5। 2, 3, 5 आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन भी देखिए, आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग, मैं अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके 2022 के एंड में और अभी आपके 2023 के 1-2 महीनों में एग्जाम हुए हैं, ये मैं आपके लिए रिपीटेड लेके आ रही हूँ, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये भी कहाँ से होते हैं, एक तो सूजस से होते हैं, आर्थिक समीक्षा से, बजट से। तो इन तीनों से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो ये पत्रिका जारी की जाती है सूजस, तो इसमें चाहे आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, आपका ज्योग्राफी हो गया, इनसे जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो ही आपके एग्जामिनर है वो उठाता है। तो इसमें अगर हम बात करें मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो किसे घोषित किया गया था, यानी किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर के महाराजा। धौलपुर के महाराजा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, धारा 50 के तहत कार्यभार सौंपने के तहत असत्य कथन होगा। अब हमें पता चल गया कि धारा 50 में क्या है, धारा 50 में है कार्यभार सौंपना। कार्यभार सौंपना। तो एक हमें एक धारा और याद हो गई, धारा 50। धारा 50 में कार्यभार सौंपना है। इसमें एक असत्य कथन, किसी सदस्य का कार्यभार अध्यक्ष को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है, ए और बी दोनों। अब हम ज़्यादातर हमारा पता है क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है ना तो हम ये सोचते हैं कि हाँ इसमें ए व बी दे रखा है तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन ना आता हो तो हमें ऐसे क्वेश्चन टिक करने चाहिए कि हाँ इसमें ए बी दे रखा है तो ये हो सकता है। अगले की बात करें कि यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो कार्यभार किसी भी वर्ग के उपाध्यक्ष यानी सदस्य को सौंपा जा सकता है। तो आपका इसमें बताना है असत्य यानी गलत बताना है। तो किसी सदस्य का कार्यभार अध्यक्ष को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अध्यक्ष अगर छुट्टी पे होगा तो उसका कार्य है वो किसको सौंपा जाएगा, उसका उपाध्यक्ष को सौंपा जाएगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो वो किसको सौंपा जाएगा, वो सदस्य को सौंपा जाएगा। सदस्य किस प्रकार का होगा, अब मान लीजिए आपका अध्यक्ष है, अध्यक्ष है वो ओबीसी का है, ओबीसी का है, तो आपके जो कार्य है वो सौंपा जाएगा उपाध्यक्ष, अगर वो उपाध्यक्ष ओबीसी का है तो। अगर वो नहीं है तो वो जो सदस्य होंगे उनको देखा जाएगा कि जो जिस वर्ग का आपका अध्यक्ष है उसी वर्ग के उपाध्यक्ष या सदस्य को कार्यभार सौंपा जाएगा। तो इसमें देखिए यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो कार्यभार किसी भी वर्ग के उपाध्यक्ष सदस्य को सौंपा जाएगा। ये आपका गलत दे रखा है, किसी भी वर्ग के नहीं, उसी वर्ग के जिस वर्ग से आपका अध्यक्ष है उसी वर्ग के उपाध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। और अब आप ये सोचें कि हो सकता है कि ऐसा कोई मतलब सदस्य हो ही ना, जैसे अध्यक्ष है वो ओबीसी का है तो ऐसा कोई सदस्य ओबीसी को ना हो तो किसे सौंपा जाएगा, तो फिर जो भी राज्य सरकार जिसे भी चुने उसी को सौंपा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप देखिए इतने सदस्य हैं और एक उपाध्यक्ष हो गए, इतने सदस्य हो गए, तो उनमें से एक दो तो ऐसा पाई जाएगा जो कि आपके अध्यक्ष जिस वर्ग का अध्यक्ष है उसी वर्ग का वो सदस्य मिल जाए। तो ये कंडीशन नहीं होती कि ऐसा मतलब सदस्य ना मिले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 50 में आपको ये याद रखना है कि अगर सदस्य है वो ना हो तो उसका कार्य है वो कौन, जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसका कौन संभालेगा, उसी जिस आरक्षित वर्ग का अध्यक्ष है उसी का उपाध्यक्ष या सदस्य। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अब ये देखिए प्रस्तावना से ये क्वेश्चन भी पकड़ा गया कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 2, 3, 1 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अब पूछ ले कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय, तो कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के। कौन कौन से न्याय न्याय तो आपकी हो जाएगी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्याय है हमारी प्रस्तावना में, इनकी व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कजली तीज। ये मैंने क्वेश्चन आपको पिछले टेस्ट में करवाया है, आपके जो 4 टेस्ट हुए हैं उनमें ये मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। इसमें पूछा है कि राजस्थानी बड़ी तीज, राजस्थान की जो बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया और श्रावण कृष्ण तृतीया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाद्र कृष्ण तृतीया। और आपकी कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। तो आपका ये हो जाएगा बूंदी, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 6 माह, 1 वर्ष, 18 माह और 2 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष। ये आपको अच्छे से याद करना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कितने माह तक नहीं लाया जा सकता, कितने समय तक नहीं लाया जा सकता, तो 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। अब इसमें आपको एक और याद करना है कि जो धारा 53 है, धारा 53, तो उसमें क्या दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव किस हिसाब से किस समय में लाया जाता है वो किस में, धारा 53 में दिया गया है। तो ये आपके लिए धारा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। मैं आपको बताऊं, जैसे कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जो शुरू के 2 वर्ष होते हैं, 1 वर्ष और 2 वर्ष, इनमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर 3 और 4 और 5वां हो गया, ठीक है। तो 3 और 4 में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन जो लास्ट के 6 माह होते हैं, 6 मंथ, यानी 4.5 वर्ष के बाद भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो शुरू के 2 साल और लास्ट के 6 महीने आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। आप तीसरे साल, चौथे साल या 4.5 साल में ही ला सकते हो। एक बात आपको, एक और इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है, वो कौन सी, कि अगर आप 1 और 2 साल में, 2 साल होता है उस टाइम में, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते। अब आप अगर तीसरे साल में अविश्वास प्रस्ताव लाते हो और वो आपका सफल नहीं होता, अविश्वास प्रस्ताव आप पारित नहीं कर पाते, तो आप दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। क्योंकि दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाने में भी आपको 2 साल का टाइम में होना चाहिए बीच में, आप तुरंत नहीं ला सकते। यानी कहने का साफ साफ यही हुआ कि आप तीसरे साल में ही ला सकते हो, चौथे साल में आप बाद में नहीं ला सकते। क्योंकि तुरंत ही अगले साल ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता अगर आपका एक बार में पारित नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो धारा 53 में आएगा, ठीक है। और 5 वर्ष है तो उसमें पहले दूसरे साल नहीं ला सकते, और जो लास्ट के 6 महीने होते हैं उसमें भी ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगर आप ला सकते हो तो तीसरे और चौथे साल में, यानी 4.5 साल तक आप ला सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एवं बेहतर व्यक्ति को, और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, इनमें से हमें दोनों को बताना है कि कौन सा सही है नहीं है। विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। ये बिल्कुल ही गलत है। विराटनगर है वो जयपुर का एक शहर है। तो आपका फर्स्ट जो गलत हो गया। विराट है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये आपका सही है। हाँ, विराट है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि विराट जयपुर में है, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। दूसरा ये कि जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित अगर आपसे पूछ ले कि किस जो आपकी सभ्यता है उसमें इसके साक्ष्य मिले, तो वो भी विराट में मिले हैं। तो इससे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी,
केवल 2 ही सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका कौन सी है? माउंट आबू, गोगुंदा, ब्यावर और कोटपुतली। अब मेरे को ज़रूर पता है कि आपके 100 में से 90 बच्चे हैं, इसका आंसर है वो माउंट आबू ही किया होगा। कि आपने अगर बस इतना देखा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, प्रथम देखा, नगरपालिका देखा, माउंट आबू को टिक किया, चलो भैया हमारा तो क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन नहीं, ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें ये पूछा है कि प्रथम निर्वाचित नगरपालिका कौन सी है। प्रथम निर्वाचित नगरपालिका आपकी ब्यावर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर सीधा ये पूछता कि राजस्थान की प्रथम नगरपालिका, तब आपका आंसर होता माउंट आबू। अब निर्वाचित पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यावर। और ये कब बनी थी? ब्यावर बनी थी आपकी 1919 में। अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम नगरपालिका, तो वो आपकी माउंट आबू है, और ये कब है? 1964। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्देशिका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना है वो कहाँ स्थित है? सिरोही, उदयपुर, कोटा और बूंदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयपुर में। राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना कहाँ की है? उदयपुर की। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 6 में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50, 40, 33 और 10। अब इसमें से मेरे को पता है कि आप सभी को पता है 40 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, आपके बात अड़ेगी तो इन दो में ही अड़ेगी। अब देखते हैं, तो बातें दोनों ही सही है, 50 भी है, 33 भी, किस हिसाब से है। अगर कई बच्चों का पढ़ा हुआ होगा तो वो 50 बता देंगे, कई 33 बता देंगे। अब इसका राइट आंसर आपको देखना है कि कौन सा होगा। अब इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 6 में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये नहीं बताना है कि अब कितना है, ये बताना है कि धारा 6 में कितना दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50%। धारा 6 है उसमें आपका दिया गया है 50%। अगर लेकिन हम बात करें कि आपका अगर वर्तमान में बात करें तो कितना है, तो वो है आपका 33%। ये कैसे हुआ? जब हमारा जो एक्ट आया था नगर पालिका एक्ट 2009, तो 2009 में ये महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया था 50%। लेकिन ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला था तो 16 जुलाई 2010 को इस पर स्टे लाया गया और उसमें 33% आरक्षण को ही बरकरार रखा गया। तो अगर अब आपसे पूछ ले कि अब नगरपालिका में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कितना है, तो 33% है। अगर एक्ट में पूछ ले कितना था, तो वो था आपका 50%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आप जितनी भी धाराएं पढ़ें, जितना भी एक्ट पढ़ें, तो उनमें आपको पूरा ये देखना है कि हमारे एक्ट 2009 में क्या था, अब इसमें संशोधन करके है वो कितना कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि एग्जामिनर वही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कोई संशोधन हुआ है या जो है, तो आपको अच्छे से एक्ट पढ़ना है। इस क्वेश्चन की बात करें कि सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में। तो संस्थात्मक सरकार के पूछा है तो ये आपके इंग्लैंड में यानी यूके में शुरू की गई थी। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है? तालछापर, कनक सागर, बंद बारेठा और सुंदा माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदा माता अभ्यारण्य, जो कि आपके कहाँ पे है? जालोर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आपके लिए ये अपडेट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको राजस्थान नगर पालिका एक्ट की जितनी भी धाराएं हैं उनको एक साथ जैसे पार्ट्स में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे डिवाइड करके मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी शॉर्ट में, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। कुछ इजी वे में प्रोवाइड करवाऊंगी, साथ में एक्ट के बारे में भी जो भी अलग से मेरे को शॉर्ट नोट्स बनेंगे मुझसे, तो वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? किस संशोधन की बात कर रहा है ये? 2015 के। कौन सा अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक के विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, और एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामही यानी या दादा दादी वो संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे तो उनके लिए अर्ह नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसमें आपके कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन और नाहरगढ़। तो सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है वो आपके गागरोन में स्थित है, झालावाड़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 7 और भाग 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, समाचार सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी ने सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, जयपुर, अजमेर और शाहपुरा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? यानी हमें ये बताना है कितने न्याय, कितनी स्वतंत्रता, कितनी समानता और कितने भ्रातृत्व है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि न्याय कितनी होते हैं? 3 होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी होती है ये हमें बताना है, समानता और भ्रातृत्व। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हम फर्स्ट टेस्ट से लेकर आज के 5 टेस्ट हो गए आपके कंप्लीट। इन 5 टेस्ट में मैंने कितने क्वेश्चन है वो प्रस्तावना से बनाए, और सारे के सारे क्वेश्चन है वो पीछे के आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको प्रस्तावना अच्छे से याद करनी है, जिसमें हमें क्रम तक याद होना चाहिए कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता का क्रम भी हमें ध्यान होना चाहिए। अब हमें पता है कि न्याय कितनी है? 3 है। स्वतंत्रता कितनी है? 5 है। समानता 2 है और भ्रातृत्व 1 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जिसमें 3 न्याय, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भ्रातृत्व 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ये मैंने आपको पीछे ही जो क्वेश्चन था उसमें बता दिया था कि पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है वो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये इस प्रकार है, हमने है वो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।